स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनैतिक चिंतन पर विचार आज हमारा टॉपिक है और हम उनके योगदान पर अध्ययन करने जा रहे हैं। भारतीय राजनैतिक विचारक के रूप में, समाज सुधारक व धर्म सुधारक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती की एक अमिट पहचान भारतीय राजनैतिक चिंतन में मानी जाती है और उनके दृष्टिकोण से व्यक्ति, समाज व राष्ट्र की उत्तरोत्तर उन्नति हो, इन सहायक पहलुओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती राजनैतिक चिंतन में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से प्रभावित हैं। वे मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह करते हैं। उनका मानना है कि वंशानुगत राजतंत्र का निषेध होना चाहिए, क्योंकि वंशानुगत राजतंत्र में जनता की अहम भूमिका नहीं रहती, और स्पष्ट किया कि उत्तम नैतिक गुणों से परिपूर्ण, प्रजापालन के प्रति निष्ठा रखने वाले तथा राजकीय कार्यों के निर्वाह में सर्वोत्तम व्यक्ति प्रजा की सहमति से ही शासक के रूप में नियुक्त किए जाने चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन होना चाहिए। वंशानुगत शासन व्यवस्था के वो खिलाफ थे। उन्होंने 3 संस्थाओं का जिक्र किया जिसके माध्यम से लोक कल्याण संभव हो सकता है। विद्या सभा, जैसे विधानसभा जिसको बोलते हैं अपन, व्यवस्थापिका, धर्म सभा और न्याय सभा। आप देखिए कि विद्या या विद्वान लोगों की सभा, राज्य सभा, धर्म सभा, जो आगे चल के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के रूप में स्थापित हुई। दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि ये जो सभाएं हैं, ये जो व्यवस्था है, इनमें एक अध्यक्ष होगा और उस अध्यक्ष के अधीन ये सारी व्यवस्था रहेगी लोक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने की। अपने कार्यों को सुचारू रूप से सभी निष्पादित कर सकें और विचार विमर्श कर सकें, निर्णायक भूमिका अदा कर सकें, प्रजा की सुरक्षा और व्यवस्था कर सकें। इसी तरह की व्यवस्थाओं की उन्होंने राजनीतिक चिंतन में उल्लेख किया। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वतंत्रता, समानता के लिए आग्रह करते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति अपनी आत्मोन्नति के प्रयत्न करे, इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता पर्याप्त होनी चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य स्वच्छंदता से नहीं था, अति स्वतंत्रता से नहीं था, मर्यादित रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए वे अति स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी वे जानते थे। दयानंद ने जिस व्यवस्था की कल्पना की, वह स्वतंत्रता के साथ साथ समानता उसका मूल आधार है। यानी स्वतंत्रता भी मिले और समाज में व्यक्तियों को समानता भी मिले। इस व्यवस्था में श्रेष्ठ जीवन के लिए जरूरी सभी अधिकार लिंग, जन्म, जाति, धर्म, संपत्ति आदि के लिए भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए। दयानंद लोकतंत्र के मूल आधार स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना में भरोसा व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने राज्य की लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया। लोक कल्याणकारी, जैसा कि आपको विदित है, वर्तमान राज्य में हम कह सकते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का साथ देने वाला राज्य। इस कल्पना को, इस बात को, इस व्यवस्था को स्वामी दयानंद ने
अपने समय में रखा और उसका मूल ध्येय ये था, उद्देश्य ये था, व्यक्तियों का बौद्धिक विकास हो, नैतिक विकास हो, आध्यात्मिक कल्याण, जिसके लिए राज्य व्यापक कार्य क्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जो अधिक से अधिक मात्रा में लोगों का कल्याण कर सकती है। इस क्षेत्र में दयानंद ने मनु कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों को स्वीकार किया कि जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करें, जो प्राप्त हुआ उसको संरक्षित करें, यानी उसका संरक्षण होना चाहिए। संरक्षित के संवर्धन यानी विस्तार करें। संवर्धित के पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्याय सम्मत वितरण राज्य का मूल प्रयोजन है। देखिए कितनी बड़ी बात स्वामी दयानंद ने कही कि जो प्राप्त नहीं उसे प्राप्त करें, मिल गया उसको सुरक्षित करें, सुरक्षित करके उसका विस्तार करें। विस्तार में अधिकाधिक ध्येय लोगों का कल्याण होना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य का मूल कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा देना। राज्य के अनिवार्य कार्यों में आंतरिक और बाह्य रूप से संकटों से प्रजा को मुक्ति मिले, सुरक्षा व्यवस्था का कार्य राजा का रहेगा। राजा का पद जो है वो पिता तुल्य है, पिता के समान है। पिता के समान प्रजा की पालना करना, शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना, प्रजा का बौद्धिक विकास करना, कृषि वाणिज्य का विकास करना, आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से समृद्धि और धार्मिक और नैतिक मूल्यों को उत्तरोत्तर बढ़ावा देना, ये राजा के या राज्य के कर्तव्य बताए गए। इसी पहलू में सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर और ग्राम प्रशासन व्यवस्था पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचार व्यक्त किए। वो चाहते थे सत्ता का विकेंद्रीयकरण हो, काम बांटा जाए, ग्राम को छोटे छोटे समूहों में समाहित करते हुए उन्हें लीडरशिप दी जाए, उन्हें नेतृत्व दिया जाए। विशाल राज्यों में समुचित रूप से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था की जा सके। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि राज्य में 2, 3, 5, 100 माने 100 गांवों के बीच एक प्रशासनिक व्यवस्था रखी जाए, जिसमें आवश्यकता अनुसार योग्य सरकारी अधिकारी हों जो राज्य के सभी कार्यों को पूर्ण करें। एक एक गांव में एक एक प्रधान हो और उन्हीं 10 गांवों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 गांवों के ऊपर तीसरा, 100 गांवों के ऊपर चौथा और 1000 गांवों के ऊपर 5वां पुरुष रखें, यानी एक नेतृत्व रखें। सभी कार्यों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, यानी ये पूरी यूनिट एक दूसरे से जुड़ी रहे, कड़ीबद्ध रूप से इन्हें काम करना हो और सामंजस्यपूर्ण ढंग से ये अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उत्तरदायित्व की भावना भी पैदा हो, आत्मविश्वास भी उसमें पैदा होना चाहिए। फिर बात आती है कि हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ लेक्चर बना रही थी, बीच में आगे कॉल तेरी। चलो, हाँ चलो कोई नहीं, बता। ठंड तो बहुत भयंकर है। हाँ कर लूँ, कर लूँ। ठीक। न्याय और दंड व्यवस्था के संबंध में दयानंद सरस्वती का कहना है, न्याय की शक्ति अकेली शासक में निहित नहीं होनी चाहिए। न्याय शक्ति की प्रयोग के लिए विद्वानों की एक धर्म सभा होनी चाहिए। उनके अनुसार सर्वोच्च न्यायिक निकाय के रूप में धर्म सभा कार्य करेगी।
उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को अंतिम और निर्णायक माना जाना चाहिए। न्यायिक निर्णय विधि के सिद्धांतों, साक्षात्कार, साक्ष्य, वस्तुनिष्ठ आधारों पर आधारित होने चाहिए। न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग करने वाले तथा पक्षपात करने वाले न्यायाधीशों को भी दंडित किया जाना चाहिए। इस संबंध में दयानंद मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बहुत अधिक प्रभावित थे और इसी व्यवस्था में उन्होंने ये बात की। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में उनका कहना था, अंतर्राज्यीय संबंध, सैन्य व्यवस्था, युद्ध संबंधी जो बात स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग या कौटिल्य के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने 60 गुण नीति यानी 6 प्रकार की नीति, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, शक्तिशाली राजा का आश्रय, द्वैधी भाव 2 प्रकार की नीति, 4 उपाय, साम, दाम, भेद, दंड का विवेकपूर्ण प्रयोग ही उचित मार्ग बताया है। विदेशी संबंधों में जनता के हित और राष्ट्र के हित सर्वोपरि होने चाहिए, यानी नीति शास्त्र पर आधारित युद्ध नीति होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। दयानंद ने युद्ध की प्राथमिकता में महत्व न देकर युद्ध के नियमों के प्रति निष्ठा, नैतिकता, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यानी दयानंद सरस्वती उदारवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, मानवीय मूल्यों को महत्व, मानवतावादी दृष्टिकोण, नैतिकता को महत्व, निष्ठा, आस्था को महत्व देते हुए इन सब कार्यों को महत्व दे रहे हैं। संप्रभु, मानवतावादी और अंतर्राष्ट्रवाद के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। दयानंद हिंदू पुनरुत्थान के प्रतीक थे, भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे। इसके साथ ही उनके हृदय में संपूर्ण विश्व के प्रति सद्भाव था। इस दृष्टि से वे मानवतावाद के पुजारी थे। उन्होंने इस्लाम, ईसाई मतों का खंडन किया था, लेकिन उनका दृष्टिकोण कभी संकुचित नहीं रहा, ना ही उन्होंने भेदभावपूर्ण कोई दृष्टिकोण अपनाया। डॉक्टर ताराचंद ने उनकी इस व्यवहार के बारे में लिखा है, दयानंद को आपत्ति तो इस बात पर थी कि इस्लामी और ईसाई तत्व हिंदू धर्म पर आक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे थे। इसीलिए अपने धर्म को बचाने के लिए उन्होंने प्रत्याक्रमण में शस्त्र का सहारा लिया। पलटकर आक्रमण करना, प्रत्युत्तर में आक्रमण करना, शस्त्र का सहारा लिया ताकि हिंदू धर्म पर हमले की बजाय उन्हें अपनी स्थिति बचाने की फिक्र हो। दयानंद का मूल उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण करना और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना, विश्व बंधुत्व के प्रति अद्भुत लगन उनमें देखने को मिलती थी। उसकी पूर्ति के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे, कर्तव्यनिष्ठ रहते थे और इसीलिए उन्हें आधुनिकता और प्रगतिशीलता का मार्ग प्रशस्त करने वाला एक भारतीय राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला विचारक माना जाता है। नमस्कार।